हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारी जो DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है उसका आज नेक्स्ट वीडियो है। इसमें मैं 2 से 3 पेपरों में जो भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आए हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। 2 से 3 पेपर आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। चाहे आप PRT, TGT, PGT किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आप चंडीगढ़ PRT का एग्ज़ाम भी देने की तैयारी कर रहे हैं, तो जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस आता है ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी PYQ की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको करा रही हूँ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस, हिंदी के क्वेश्चंस और आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड आता है उसके क्वेश्चंस को। प्लेलिस्ट है DSSB PYQ नाम से अब तक की जो भी क्लासेस हुई हैं वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस का पोर्शन आता है, तो मैं कोशिश करती हूँ आज हम 2 पेपर तो डिस्कस कर ही लें। 20-20 क्वेश्चंस के, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है और कुछ बाकी आपका जो जनरल नॉलेज होती है वो होता है। तो चलिए फिर बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन विजिबल होगा, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसको पढ़ सकते हो। पहला सवाल है, गुवाहाटी शहर में नीलाचल पर्वत या कामगिरी नामक पहाड़ी के ऊपर स्थित है, इनमें से कौन सा टेम्पल यानी कि मंदिर, ठीक है। तो जो कामाख्या टेम्पल है, आपने नाम सुना होगा, कामाख्या टेम्पल या कामाख्या मंदिर जो है वो गुवाहाटी शहर में नीलाचल पर्वत पहाड़ी के ऊपर स्थित है। तो इससे आपको एक नहीं 2-3 इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक तो कामाख्या टेम्पल आपका गुवाहाटी में हो गया, और गुवाहाटी कहाँ पर है? गुवाहाटी असम में है, ठीक है। तो अगर गुवाहाटी ना असम आए, स्टेट पूछ ले तो आपको स्टेट क्या बताना है? असम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कामाख्या टेम्पल असम स्टेट के गुवाहाटी शहर में है और नीलाचल पर्वत जिसको कामगिरी नामक पहाड़ी भी कहते हैं उसके ऊपर ये सिचुएटेड है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पेंटिंग की पट्टाचित्र शैली डैश के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। अब तक जितने पेपर हमने प्रीवियस ईयर किए हैं, देखो हम सिर्फ पेपर को यहाँ पर क्वेश्चंस को पढ़ते नहीं है खाली, जब बल्कि एनालिसिस भी करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब होता है, एक तो हमारी प्रैक्टिस होती है, जो आप सभी लोग जिस बात से भली बात ही परिचित हो कि उस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमारा वो हो जाए एग्ज़ाम में। दूसरा, हमें वो टॉपिक्स पता चलते हैं जो हमें कवर करने हैं। अब ये जो चित्र शैली या नृत्य शैली होती हैं पर्टिकुलर स्टेट की, ये एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। पहले भी मैंने जो आपको पेपर कराया है उसमें भी ये पूछी गई हैं। इसका मतलब ये टॉपिक फ्रीक्वेंटली पूछा ही जाता है, तो इसको आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो बात हो रही है उड़ीसा की पट्टाचित्र शैली की, और ये पेंटिंग की शैली है पट्टाचित्र जो कि उड़ीसा की है, और ये उड़ीसा की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। ठीक हो गई बात। तो पेंटिंग की जो पट्टाचित्र शैली है वो उड़ीसा के या उड़ीसा के सबसे पुराने लोकप्रिय कलाओं में से एक है। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला आपसे कहता है कि देखो, अब ये एक टेम्पल से आ गया, एक चित्रकला से आ गया और अभी नृत्य से आ गया। तो तीनों ही क्वेश्चन कलाओं के आ गए एक पेपर में, 3 क्वेश्चन। हालांकि एक नृत्य से है, एक आपका चित्रकला से है और एक आपका किससे था? पहाड़ी से था, मंदिर से था, सॉरी। लेकिन ये कलाओं से ही रिलेटेड, मतलब स्टेट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक जीके के, उस पोर्शन से सवाल हैं। डैश एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। तो ये मैं बहुत कॉमन क्वेश्चन मानती हूँ, आई होप आपने पहले ज़रूर पढ़ा होगा। जैसे भरतनाट्यम है, ठीक है, कथक है, कथकली है और कुचिपुड़ी, ये बहुत कॉमन डांस फॉर्म्स हैं जिनका हमें पता होता है कि कौन से स्टेट से। तो कथकली आपका हो जाता है केरला का, ठीक है, इस तरह से। तो जो कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। कुचिपुड़ी का जब भी नाम आए तो आंध्र प्रदेश जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुएनसांग डैश हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। सवाल आपका है हिस्ट्री से, ठीक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। दो लोग यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर कवर हुई हैं कि जो हुएनसांग है वो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो याद रखना,
हुवेनसांग में भी क्या आ रहा है, ह आ रहा है, और हर्षवर्धन में भी ह आ रहा है। तो हुवेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। दूसरा सवाल, ये हुवेनसांग जो था ये कहाँ का यात्री था, तो ये चीनी यात्री था। इसके नाम से भी पता चल रहा है, ठीक है, हुवेनसांग के नाम से भी पता चलता है। इंग्लिश में पढ़ोगे तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये एक चाइनीज़ नेम है। तो हुवेनसांग जो कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे, वो आए थे हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। क्लियर होगी बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हेन वॉज द कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया, ये भी बेसिक सा ही क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन भारत कब भेजा गया था, तो बात है, ईयर है 1946 और मंथ है मार्च। तो मार्च के 1946 में। कुछ ऐसे याद रखना कि आज़ादी के एक साल पहले, ऐसे कनेक्ट करके डायरेक्ट डेट याद रखते हो तो आप भूल जाते हो, क्योंकि बहुत सारी डेट्स याद करनी होती हैं। और अगेन ये सवाल आपका हिस्ट्री से है, तो किसी चीज़ से ना, चाहे आप गलत ही कनेक्ट करके पढ़ो, आई मीन कुछ भी इमेजिनेशन कर लो और उस चीज़ से आप उसको कनेक्ट करके याद रखो। और ये तो एक सत्य बात है कि 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ था, तो उससे याद रखना एक साल पहले कैबिनेट मिशन आया था। और कब आया था, मार्च में आया था 1946 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, खुर्रम निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का पुत्र था। तो खुर्रम जो था पुत्र, वो जहांगीर का था। ये भी आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ठीक है। साथ साथ बताते चलेंगे आपको कि जीएस के भी किस पोर्शन से आपका सवाल है। जहांगीर का पुत्र था खुर्रम, याद रखिएगा इस बात को। अगला सवाल है आपके सामने, अल्फ्रेड नोबल किस देश से संबंधित हैं। तो अल्फ्रेड नोबल के बाद ही उनके नाम से नोबल प्राइज़ शुरू किए गए थे, ये आपको पता होगा। और ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं अल्फ्रेड नोबल, ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्वीडन से, ठीक है। चलिए, ये भी अच्छा सवाल था। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फिर से राज्य से संबंधित एक प्रश्न है। प्रश्न है कि मिशन निर्यातक बनो, ये किस राज्य से संबंधित है। मिशन निर्यातक बनो इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो मिशन निर्यातक बनो एक योजना है, ठीक है। अब जो रिसेंट योजना यानी कि स्कीम्स होती है स्टेट की या सेंट्रल की, वो आपको पढ़नी होती है। या कोई भी ऐसी करंट न्यूज़, क्योंकि करंट अफेयर आपको पढ़ना है, जहाँ कुछ नया लॉन्च हो रहा होता है या चीज़ें होती हैं किसी भी स्टेट या खास करके आपके सेंट्रल की या स्टेट की, या इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल भी, वो आपको पता होनी चाहिए। तो मिशन निर्यातक बनो जो योजना थी, ये संबंधित है राजस्थान से। तो राजस्थान क्या कहता है, निर्यातक बनो। राजस्थान ये कहता है निर्यातक बनो। तो ऐसे कनेक्ट करके आप याद इसको रख सकते हैं। क्या ये पहली योजना है, तो ऑफ कोर्स करंट तो आपसे करंट का ही पूछा जाएगा, पहला नहीं, 2021 का ये पेपर है। लेकिन आपको देख लेना है ना, इस स्कीम से सवाल आपका आ गया, तो यहाँ पर पॉइंट्स आप कलेक्ट करते रहो टॉपिक्स को, क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर कर रहे हैं। अब आपका आ गया है प्रेसिडेंट से रिलेटेड सवाल कि अब्दुल हमीद किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो उस समय, ठीक है, अब का मुझे नहीं पता, फिलहाल आप चेक कर सकते हो। अब्दुल हमीद उस समय राष्ट्रपति थे आपके बांग्लादेश के, ठीक है। ठीक है, तो अब्दुल हमीद उस समय राष्ट्रपति थे आपके बांग्लादेश के। इस समय ये राष्ट्रपति नहीं है बांग्लादेश के। इस समय बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। मैं आपको बता देती हूँ, मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हैं इस समय बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना, लेकिन क्या नोट करना है कि राष्ट्रपति से भी सवाल पूछा जाता है। हो सकता है उस समय अपॉइंट हुए हों और करंट का ही सवाल हो, और ये हमारी नेबर कंट्री है, इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मानव शरीर में ग्लाइकोजन कहाँ पर जमा होता है। बायो से आपका क्वेश्चन आ चुका है, साइंस पोर्शन से। तो मानव शरीर में जो ग्लाइकोजन होता है वो लीवर में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन आपके लिवर में स्टोर होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पास से, यानी कि जिसको हम बोलते हैं दर्रा या पास। तो जे लापला जो पास है, यानी जे लापला जो दर्रा है, वो आपका सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, सिक्किम में। दर्रों से भी सवाल पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके का ही सवाल है, ठीक है। तो याद रखना, जे लापला जो पास है वो कहाँ पर है, सिक्किम में। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी रबी की फसल है, तो ये एग्रीकल्चर से आपका सवाल है। तो जानते होंगे आप, भले और रबी की फसलों के नाम आप ना जानते हो, लेकिन ये ज़रूर जानते होंगे कि जो गेहूँ है वो रबी की फसल है। जो गेहूँ होता है वीट, वो एक रबी की फसल के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला आपसे कहता है कि
फिज़िक्स का सवाल है, किसी धारावाही चालक को रखने पर डैश रखने पर कोई बल नहीं लगता। अगर आप किसी धारावाही चालक को, ठीक है, किसी धारावाही चालक को अगर आप चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल रख देते हैं, समांतर रख देते हैं, तो उस पर कोई बल नहीं लगता। नो फोर्स एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जब आप उसको पैरेलल प्लेस करें किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, तो ये आपका फिजिक्स का सवाल हो गया है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला आपका सवाल है, नोबेल पुरस्कार किसके लिए नहीं दिया जाता। आपको ये पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार किस किस फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, साहित्य यानी कि लिटरेचर में दिया जाता है, पीस में दिया जाता है, फिज़िक्स में भी दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज़ होता है, लिटरेचर होता है, फिज़िक्स का होता है, केमिस्ट्री का होता है, और मेडिसिन का मैंने आपको बताया ये दिया जाता है। आर्ट्स में कोई नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता। बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर। अगला है, डूरंड कप कौन से खेल से संबंधित है। तो ये इस तरह के सवाल भी आते हैं, स्पोर्ट्स से, आपका स्पोर्ट्स सेक्शन से सवाल है। तो डूरंड कप का जब भी नाम आए तो बात आ जाएगी फुटबॉल की। तो याद रखना, फुटबॉल की तरह है डूरंड कप, या फुटबॉल से कनेक्टेड है, जैसे भी आप याद रख पाओ। डूरंड कप किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से। अगला सवाल है, 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन 1980। तो 6 बैंक्स का जो है नेशनलाइज्ड हुए थे, राष्ट्रीयकृत हुए थे 1980 में। ठीक है, तो 1980 में 6 बैंक्स जो है नेशनलाइज्ड हुए थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज जीडीपी स्टैंड्स फॉर। तो जीडीपी की फुल फॉर्म पूछी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। 1-2 बार लिख लोगे, अगर आपको, वैसे मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगी, नहीं पता है तो जो चीज़ आपको याद ना हो, ठीक है, उसको 2-3 बार लिख लो तो आपको वो याद रह जाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर हो गई इतनी बात। ये जो सेशन चल रहा है इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ पर, ये मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूँगी। ठीक है, वहाँ से आप रिवाइज़ कर लेना। देश में आपातकाल के मामले में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। मौलिक अधिकार ऐसी चीज़ होती है जो सिवाय एक कंडीशन के कोई आपसे छीन नहीं सकता, वो आपके मौलिक अधिकार हैं। इमरजेंसी के दौरान सिर्फ वो निलंबित किए जा सकते हैं, सस्पेंड किए जा सकते हैं अगर देश में इमरजेंसी लग जाए, और उनको सस्पेंड करने का जो अधिकार है वो हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के पास होता है। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल है, 1984 में डैश के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। अब देखो, इस समय तो वैसे भी इलेक्शन का दौर है, ठीक है, ये सवाल पॉलिटिक्स से रिलेटेड, आपको पॉलिटी से आ गया है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का गठन हुआ था 1984 में, और किसने किया था, काशीराम जी ने। काशीराम जी के नेतृत्व में बीएसपी का जो है गठन हुआ था। कब हुआ था, 1984 में। ठीक हो गई इतनी बात। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला जो सवाल है, व्हाट इज़ दी वेयर इज़ द सोमशिला डैम। सोमशिला बांध कहाँ पर है, दर्रे यानी पास से भी सवाल आ गया, और हमारा जो था दूसरी ये जो सवाल है डैम से भी पूछ लिया। तो जो सोमशिला डैम है वो है आपका आंध्र प्रदेश में। सोमशिला डैम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। तो स्टैटिक जीके से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, करंट से भी और हिस्ट्री से भी, साइंस से भी, है ना, लगभग सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं। और ये पेपर भी हमारा, इस पेपर के 20 क्वेश्चंस भी यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेपर पर, जिसको हमें आगे डिस्कस करना है, उसके भी 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको अभी तक का वीडियो अच्छा लग रहा है और आप आगे भी देखने वाले हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो आप लोग देखते हो पर लाइक भी नहीं करते हो, और लोग चैनल के साथ जुड़ते भी नहीं हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके काम का कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें और सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। क्लियर है। चलिए, और अब मैं अगला पेपर आपके सामने लेकर आती हूँ। चलिए अगला पेपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं पहले सवाल के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शीश महल या दर्पणों का महल पटियाला पंजाब में किसने बनवाया था। अब 2-3 क्वेश्चन कवर होंगे यहाँ से। शीश महल कहाँ पर है, पटियाला पंजाब में, जिसको दर्पणों का महल भी कहते हैं, और ये महाराजा नरेंद्र सिंह ने बनवाया था।
ठीक है। शीश महल, जिसको दर्पणों का महल भी कहते हैं, कहाँ पर है? पटियाला पंजाब में है, और महाराजा नरेंद्र सिंह ने इसको बनवाया था। क्लियर इतनी बात? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ली लोक चित्रों का संबंध किस राज्य से है? तो वर्ली का जो संबंध है वो महाराष्ट्र से है। ठीक है। ये वर्ली को देखो, कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब माइंड एकदम वहीं पर जाता है। तो मैंने कभी पढ़ा अगर नहीं है इस बारे में, लेकिन मैं महाराष्ट्र के कुछ वर्ड्स सुने हैं या उससे अवेयर हूँ, तो मेरा ध्यान सीधा जाएगा हाँ, वर्ली जो शब्द है कहीं ना कहीं मैंने महाराष्ट्र में यूज़ होता हुआ सुना है। ठीक है। तो वर्ली एक फोक पेंटिंग है। ठीक है। लोक चित्रकला है। वर्ली कहाँ की है? महाराष्ट्र की। अगला सवाल है आपके सामने, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कौन से दशक में हुई या कब हुई? तो ये आप लगा लीजिए 1920s के आसपास, 1920 के आसपास भारत में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत हुई। कब? 1920 के आसपास भारत में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा इस चीज़ को आप। अगला जो सवाल है इसका कोई एक, या तो सवाल में प्रॉब्लम है या फिर सारे ऑप्शंस में, इसलिए इसका कोई आंसर नहीं दिया गया था। इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया? तो इजी सवाल है ये। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। पता है आपको, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति चुने गए। अगला सवाल आपके सामने फिर से आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सिख धर्म के 5वें गुरु थे? तो गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुरु अर्जन देव सिख धर्म के कौन से नंबर के गुरु थे? 5वें नंबर के। ये आप याद रखना। ठीक है। जो गुरु अर्जन देव थे वो सिख गुरु थे और सिख धर्म के 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2021 भारत इंडोनेशिया कॉपिट जो जुलाई 2021 में हुआ था, द्विवार्षिक आयोजन का कौन सा संस्करण यानी कि एडिशन था? तो 2021 का ये पेपर है। आई थिंक अगस्त सितंबर के आसपास एग्ज़ाम हुआ था। तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो बेसिकली क्वेश्चन का टॉपिक आप देखो, क्वेश्चन के कौन से टॉपिक से पूछा गया? कॉर्पोरेट से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है। बाई एनुअल इवेंट के बारे में भारत और इंडोनेशिया के। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको कवर करने हैं। ठीक है। पढ़ें अब अगले क्वेश्चन पर। अगला है, भारत बिल पे के वर्तमान CEO कौन है? तो ये भी जो है करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। उस समय भारत बिल पे के जो CEO थी वो नूपुर चतुर्वेदी थी। ठीक है। ठीक है। तो इस समय पर भी नूपुर चतुर्वेदी क्या है? भारत बिल पे की CEO हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। ठीक है। और इस समय पर भी मैं आपको बता देती हूँ, मैंने चेक किया है, भारत बिल पे के जो प्रेजेंट CEO हैं वो नूपुर चतुर्वेदी ही हैं। तो ये याद रख लेना। अच्छा सवाल है। भारत बिल पे की जो CEO हैं वो नूपुर चतुर्वेदी हैं एट प्रेजेंट भी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस कानून ने महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और आत्म विकास को सुरक्षित करने के लिए अनुकूल परिवेश तैयार किया है? तो जो दहेज निषेध अधिनियम है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है, उसने महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और आत्म विकास को सुरक्षित करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट तैयार किया है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। सेल के इलेक्ट्रोमोटिव बल की इकाई क्या होती है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट वोल्ट होती है, यह आप याद रखना। ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव बल या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। ये आपका फिजिक्स से सवाल है। अगला है क्वेश्चन, पत्ती के उन छिद्रों को क्या कहते हैं जिनके द्वारा गैसों का श्वसन विनियमन होता है? किसी भी पत्ती में, किसी भी लीफ में जहाँ से रेस्पिरेशन होता है, उन छिद्रों को क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा है। उन पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। किसी भी पत्ती में, लीफ में जहाँ से जो गैसेस एक्सचेंज करती हैं, श्वसन का लेना देना होता है, वो कहाँ से होता है? स्टोमेटा। उसको बोला जाता है छेदों को स्टोमेटा। अगला सवाल है, स्टील के निर्माण में लौह अयस्क, कोकिंग कोल
और लाइमस्टोन की लगभग कितने रेशो में आवश्यकता होती है। स्टील जब आपको बनाना होता है तो उसमें 3 चीज़ों की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। स्टील को बनाने में एक तो आयरन का ओर चाहिए होता है, लौह अयस्क, एक कुकिंग कॉइल चाहिए होता है, कुकिंग कोल चाहिए होता है, और लाइमस्टोन। इनका रेशो कितना मिलाएं कि स्टील हमें मिल जाए, तो 4, 2 और 1 के रेशो में ही मिलाए जाते हैं, ठीक है। किसके रेशो में? 4:2:1। 4 में होता है आयरन का ओर यानी कि लौह अयस्क, 2x आपका होता है कुकिंग कोल, और लाइमस्टोन 1 रेशो में होता है, ठीक है, 4:1। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस देश में सरकार के देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को दर्शाता है। तो संघवाद में क्या होता है, फेडरलिज्म में क्या होता है, फेडरलिज्म में या संघवाद में देश में सरकार के एक से अधिक स्तर होते हैं। सिर्फ एक स्तर नहीं होता, सिर्फ एक लेवल नहीं होता, एक से ज़्यादा लेवल जहाँ पर होते हैं जिस देश की सरकार में, उसको फेडरलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, मानव आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो हमारी आँख के रेटिना पर जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है, यानी कि वास्तविक और उल्टी। रियल होती है लेकिन उल्टी होती है, ये आप याद रखना। फिजिक्स से आपका सवाल था, अच्छा सवाल है ये और बेसिक भी है। सरप्लस बजट क्या होता है, इकोनॉमिक्स से आपसे सवाल पूछ लिया गया है। व्यय से अधिक जब राजस्व हो जाए, रेवेन्यू मोर देन दी एक्सपेंडिचर, जितना खर्च है रेवेन्यू जब उससे ज़्यादा होता है उसको सरप्लस बजट कहते हैं। जब रेवेन्यू खर्चे से ज़्यादा हो जाए वो सरप्लस बजट होता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है ADCCI का फुल फॉर्म क्या है। तो इसको फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको बोल जाते हैं एब्रीविएशंस वाले। तो कुछ ऐसे एब्रीविएशंस होते हैं जिनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर ADCCI की फुल फॉर्म पूछी है तो दैट इज़ अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ADCCI की फुल फॉर्म क्या है, अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आपसे कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको चीर बत्ती नामक प्राकृतिक घटना देखने को मिलती है। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल इंसिडेंट है जिसका नाम है चीर बत्ती, और ये गुजरात में आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? चीर बत्ती आपका गुजरात में। ठीक हो गई बात? ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके पास, 2019 गोल्डन फुट पुरस्कार किसे दिया गया था। तो ये याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बिकॉज पुराना क्वेश्चन है, लेकिन जो गोल्डन फुट अवार्ड दिया जाता है वो आप पढ़ लेना, ठीक है। ये अवार्ड पूछा जा सकता है हाल ही में रिसेंटली जिसको भी दिया गया हो। पद्मा सचदेवा किस प्रोफेशन से रिलेटेड है, ये भी सवाल पूछ लिया जाता है ना। कोई प्रसिद्ध गायक पूछ ले जाते हैं, राजनीतिज्ञ पूछ ले जाते हैं, कोई प्रसिद्ध राइटर पूछ ले जाते हैं, स्पोर्ट्स से की कोई फेमस पर्सनालिटी पूछ ली जाती है कि किससे रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्रिकेट से, फुटबॉल से, इस तरह से। तो जो पद्मा सचदेव हैं ये एक कवि और लेखक है, पोएट भी हैं और राइटर भी, ठीक है। पद्मा सचदेवा कौन है? पोएट भी हैं और राइटर भी। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पेपर का, डैश द्वारा लिखित चंद्रकांता को हिंदी में गद्य की पहली कृति माना जाता है। ये जो चंद्रकांता वाला सवाल है ना, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। अब कुछ लोग आपसे कहते होंगे कि DSSB में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, हो जाते हैं, कम होते हैं। चंद्रकांता वाला क्वेश्चन ही मैंने पहले भी कराया है किसी PYQ में आपको, ठीक है। तो देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित है चंद्रकांता, ये हिंदी में गद्य की पहली कृति मानी जाती है, पहली रचना मानी जाती है चंद्रकांता। और इसके राइटर कौन है? देवकी नंदन खत्री। ठीक हो गई इतनी बात? तो यहाँ पर हमारे जो है 2 पेपर कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं सोच रही हूँ इस टाइम मेरे पास जो एक और पेपर अवेलेबल है मैं आपको वो भी करा देती हूँ, ठीक है। तो आई होप अब तक आप वीडियो देख रहे होंगे, और जितने ज़्यादा PYQ आप रिवाइज़ करते हो, जनरल नॉलेज का सिलेबस इतना ज़्यादा ब्रॉड है कि आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई मैंने बताया है स्पेसिफिक वीडियो बनाई है कि पेपर 1 की या पार्ट 1 की तैयारी आप कैसे करें जनरल पार्ट की। तो उसमें मैंने लूसेंट की बुक आपको बताई है GS के लिए। बहुत लोग कह रहे हैं क्या सिर्फ लूसेंट सफिशिएंट होगी? नहीं होगी, कितनी भी बुक सफिशिएंट नहीं होंगी, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं।
आपको 5 सब्जेक्ट तो जनरल पार्ट के लिए पढ़ने हैं और एक अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना है, जो कि आपको 9th से लेकर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक का कंप्लीट करना है। तो इतने सारे बर्डन पर आप क्या जी सिर्फ इस 20 पोर्शन के लिए, 20 नंबर के लिए, जिसका कुछ अता पता ही नहीं है कि कहाँ से सवाल आ जाए, ठीक है, कितनी भी बुक्स कवर कर लो तो बहुत ज़्यादा है। मैक्स इसमें मैक्स टू मैक्स करने की आप कोशिश करिए, मैं आपको मना नहीं कर रही, लेकिन अपना एक टाइम इस तरह से मैनेज करिए कि कोई सब्जेक्ट छूट ना जाए। क्योंकि जनरल पार्ट में जो रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी है वो आपको मैक्सिमम आपका स्कोर दिला सकता है, तो उसको पक्का करिए, उसको अच्छे से करिए। और जो ये है इसके लिए लूसेंट की बुक 1-2 बार पढ़ लीजिए। और उसके अलावा एसएससी हुआ, ठीक है, आपका एसएससी जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए, DSSB के हुए, NVS के हुए, KVS के हुए, वो सब करो ना। वहाँ से ही जनरल नॉलेज को कवर करिए आप, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। वहाँ से आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, क्रीमी लेयर वाले। और इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि PYQ करिए। इसके लिए आप बुक भी कोई भी एक बुक फॉलो कर लीजिए, ये नहीं कि लूसेंटी जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएँ, पर मल्टीपल बुक्स कवर करने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। और मेरे हिसाब से वो देना सही नहीं है, जिसका हमें यही नहीं पता कि वो हम कितना भी पढ़ लें कवर हो भी पाएगा या नहीं। बाकी आप जितना टाइम जिस चीज़ को दे पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और लोग मल्टीपल बुक्स से पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये मेरी पर्सनल एडवाइस थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं नेक्स्ट पेपर आपके सामने लेकर आती हूँ। सो नेक्स्ट पेपर आपके सामने है, और ये जो पेपर्स की PDF है जो मैं आपको करा रही हूँ, ये नेचुरल साइंस का पेपर है, लेकिन जनरल पार्ट तो आपको सभी के लिए सेम पढ़ना है। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम का, वहाँ जाकर आप ये PDFs ले सकते हो। कोशिश मेरी यही है, सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि एग्ज़ाम तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करा पाऊँ। और प्रैक्टिस किसकी? हिंदी के क्वेश्चंस की। मैं हिंदी की प्रैक्टिस क्यों करा रही हूँ आपको? बिकॉज मैक्सिमम बच्चों की हिंदी कवर होती है ऑलरेडी, क्योंकि हिंदी एक इजी सब्जेक्ट के रूप में देखी जाती है और बाकी में इजी है, और मतलब जल्दी से उसमें कुछ ऐसा भूलने वाली चीज़ नहीं होती, कोई नई चीज़ आपको नहीं पढ़नी होती। तो अगर आपने एक बार भी कुछ हिंदी का सिलेबस कवर किया है तो आप उसको कर सकते हो। तो उन बच्चों के लिए मेरी ये एडवाइस है कि आप क्या करो, पढ़ा हुआ तो आपका है, रिवाइज़ करो, PYQ लगाओ, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वैसे ही जनरल अवेयरनेस भी मैंने इसीलिए चूज़ किया है, जिससे आपको ज़्यादा ज़्यादा PYQ में करा के प्रैक्टिस करा सकूँ, ठीक है। अब चलिए अब पढ़ाई पर वापस आते हैं, बहुत बातें हो चुकी हैं। पहला क्वेश्चन, बहाई मशरिकुल अदकर, जिसे लोटस टेम्पल भी कहा जाता है, ये कहाँ पर है? तो लोटस टेम्पल सभी जानते हैं न्यू दिल्ली में है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि लोटस टेम्पल को बहाई मशरिकुल अदकर भी कहते हैं? मुझे भी नहीं पता था अब तक। तो अब आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको ध्यान रहेगा, अब एक बार ही देख लिया है, दैट इज़ सफिशिएंट। बहाई मशरिकुल अदकर, ये लोटस टेम्पल को कहा जाता है और ये न्यू दिल्ली में है, ये आप सभी जानते होंगे। बढ़ते हैं, अगर यहाँ लोटस टेम्पल ना दिया होता तो शायद दिक्कत हो जाती, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस पेंटिंग को मिथिला कला के नाम से जाना जाता है? तो जो मधुबनी पेंटिंग है इसको ही मिथिला कला भी, इसको ये मिथिला कला के अंतर्गत आती है, या मिथिला कला इसको कहा जाता है मधुबनी पेंटिंग को। और ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी पूछा जाता है कौन से प्रदेश यानी स्टेट से ये बिलोंग करती है, मिथिला या फिर मधुबनी पेंटिंग, ये बिहार से बिलोंग करती है। क्लियर है आपको? पढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल है, डैश एक शास्त्रीय नृत्य है जो भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के परिणाम स्वरूप पुनर्जीवित हो। अब नृत्य के सवाल इसमें भी आ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले कला आर्ट से सवाल आया है, अब डांस फॉर्म से आ गया है, तो इसका मतलब ये सवाल आते हैं स्टैटिक जीके से। तो जो कथक है वो एक क्लासिकल आपका डांस होता है, कथक, जो भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के परिणाम स्वरूप पुनर्जीवित हुआ। हमारी संस्कृति पर जब मुगलों का प्रभाव पड़ा तब कथक कहीं ना कहीं उभर कर आया, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बात बताएंगे कि कथक जो नृत्य है कौन से प्रदेश यानी कि स्टेट से रिलेटेड है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का मूल नाम था सिद्धार्थ, ये आप सभी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, असहयोग आंदोलन को डैश और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में
सितंबर 1920 से 1922 तक चलाया गया। असहयोग आंदोलन, जिसको हम कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। कब से कब तक? 1920 से लेकर 1922। और अगर मंथ भी देखना है तो सितंबर 1920 से लेकर फरवरी 1922 तक। 1920 से लेकर 22 तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था अंडर गांधी जी एंड आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब अगले सवाल पर आते हैं। अगला है, मुगल सम्राट औरंगज़ेब ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? तो औरंगज़ेब ने लगभग बात करें तो 50 ईयर्स यानी कि 50 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था। 50 सालों तक औरंगज़ेब ने शासन किया था। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और वीडियो के बीच में मैं बता देती हूँ, फिर शायद मेरे माइंड से निकल जाए। जो 10 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड आता है टीजीटी में, और 20 नंबर का पीजीटी में, और शायद 15 नंबर का चंडीगढ़ पीआरटी में भी ये आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, तो उसकी भी मैं लगातार क्लासेस आपको दे रही हूँ। सब्जेक्ट वाइज भी जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, सब्जेक्ट वाइज भी मैं आपको 4-5 वीडियोस दे चुकी हूँ, नेचुरल साइंस के लिए, हिंदी के लिए, सोशल साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, और कंबाइंड वीडियो, क्योंकि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, बाकी सब कॉमन क्वेश्चन होते हैं पढ़ाने से रिलेटेड, कि आपको कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे लेके जाना है, बच्चे के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा। तो उसके लिए कॉमन क्लासेस भी, जो कि सबके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है, एक क्लास आ चुकी है, देख लेना, और वो क्लासेस टीचिंग एप्टीट्यूड की भी आपको मिलेंगी, है ना, एग्ज़ाम तक जितना पॉसिबल हो पाएगा। तो उसमें मैं आपको क्या करा रही हूँ, प्रीवियस ईयर मैं ढूंढ कर निकाल रही हूँ। DSSB के मैंने आपको करा दिए हैं, बाकी नवोदय विद्यालय, NVS के, KVS के, सुपर टेट, जहाँ पर भी सब्जेक्ट पूछा जाता है, सबके निकाल कर मैं आपके लिए इकट्ठा कर रही हूँ और आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करा दूँगी, जिससे, क्योंकि 10 या 20 नंबर का जो आ रहा है उसको कवर करने की प्रॉब्लम आ रही है कि कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक लें, तो बुक वगैरह लेने की उसकी ज़रूरत नहीं है। 2-3 तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से ऐसे ही सही कर दोगे, बाकी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड भी की वीडियोस भी आ रही है, उनको भी देखना, आप ना भूलें। तो औरंगज़ेब ने कितने समय तक शासन किया? 50 सालों तक किया। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कौन सा राज्य सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना? ये तब का करंट अफेयर का सवाल है, लेकिन क्योंकि पहला राज्य बना है तो ये इम्पॉर्टेंट है, अब के प्रोस्पेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पहला ऐसा राज्य है जिसने गवर्नमेंट सर्विसेज में ट्रांसजेंडर्स को क्या दिया? रिजर्वेशन दिया। तो वो स्टेट रहा उस टाइम पर था कर्नाटका। कर्नाटका ने सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर्स के लिए आरक्षण दिया, और ये ऐसा करने वाला पहला स्टेट भी बन पाया। अब अगले सवाल पर आ जाते हैं। BS येदियुरप्पा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया? तो कर्नाटक के उस समय मुख्यमंत्री थे BS येदियुरप्पा, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। अगले सवाल पर आते हैं। अब आपसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सवाल है, ये भी स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है। विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो बिहार में है, ठीक है। बिहार में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है? विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पर है आपका? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है विक्रमशिला, बिहार में स्थित है। अगला सवाल आपका आ जाता है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? देखो, आप सोचोगे ये EVS से सवाल है कहीं ना कहीं, इसको कैसे कवर करें, लेकिन कुछ अधिनियम ऐसे हैं वो जो इम्पोर्टेंट हैं। वन संरक्षण अधिनियम या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये इम्पोर्टेंट अधिनियम में, एक्ट में आता है, तो ऐसे आपको ज़रूर पढ़ लेने हैं। तो ये आपका आया था 1972 यानी कि 1972 में। 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था, यानी कि इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। कब? 1972 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। द आयरन मैन ऑफ इंडिया की उपाधि यानी कि एक एपिथेट किसको दिया गया? किसको द आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को द आयरन मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई, उनको इस नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत में अधिकांश राज्यों के नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं, ठीक है, राज्यों में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम होती हैं, उनका जो प्रमुख यानी कि चीफ होता है, हेड होता है, वो होता है मेयर। अच्छा सवाल है, पता होना चाहिए, आपको पता होगा। मेयर्स जो होते हैं वो किसी भी राज्य के नगर निगम के हेड होते हैं।
अगला सवाल है आपके सामने, विब्रियो हैजा एक डैश आकार का रोगजनक होता है। विब्रियो कोलेरा इज़ अ डैश शेप्ड पैथोजन, ठीक है, पैथोजन यानी कि रोगजनक। तो कॉमा, विब्रियो हैजा एक कॉमा आकार का रोगजनक होता है। ये आपका बायोलॉजी से रिलेटेड आपका सवाल हो गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक, तो रिपोर्ट 2018 की है। भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक आंध्र प्रदेश राज्य था उस समय की रिपोर्ट के अनुसार। तो जैसे सबसे बड़ा लोहा उत्पादक, सबसे बड़ा गेहूँ, धान या गन्ना उत्पादक, सबसे ज़्यादा जो आपके मक्का का उत्पादक है ना, जो मोटे अनाज होते हैं उनका सबसे ज़्यादा उत्पादन किस स्टेट में होता है। तो ये जो मोस्ट वाले हैं आपको देख लेने हैं ये क्वेश्चंस भी। तो अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य 2018 की रिपोर्ट के अनुसार था आंध्र प्रदेश, ये आप याद रखना, ठीक। अब की रिपोर्ट्स जो मैंने आपको बताई हैं उनके बारे में देख जाना कि अब कहाँ पर किसकी क्या पोजीशन है, टॉप पर कौन है। ध्वनि तरंग, ये आपका फिजिक्स से सवाल है। ध्वनि तरंग का डैश ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। तो जो एम्पलीट्यूड होता है किसी भी साउंड वेव का, वो साउंड की लाउडनेस को डिटरमिन करता है, यानी कि निर्धारित करता है। आपके जो साउंड है, ध्वनि है, उसकी लाउडनेस कितनी होगी, साउंड वेव की जो डिटरमिन करता है लाउडनेस को, आवाज़ को, प्रबलता को, कितनी तेज़ होगी या कितनी कम होगी, वो उसका एम्पलीट्यूड करता है, आयाम करता है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव डिटरमिन करता है, निर्धारित करता है साउंड की लाउडनेस को। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला आपका फिर से यूनिट पूछिए, फिजिक्स का सवाल है। तो जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं ना फिजिक्स में वो भी पढ़ लेना आप। विद्युत प्रतिरोध की एसआई यूनिट पूछी है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं, या कई बार सिर्फ रेजिस्टेंस कह देते हैं। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, कुछ इस तरह का इसका सिंबल होता है। तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डैश एक पेपर है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सवाल है। डैश एक पेपर है जो बैंक को उस व्यक्ति के खाते से एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है जिसके नाम पर पेपर जारी। तो चेक की बात हो रही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, चेक की बात हो रही है। अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम इज ऑन द पेपर हैज़ बीन इश्यूड। चेक की बात हो रही है क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में, यूनियन लिस्ट में इनमें से कैसे कौन से विषय शामिल हैं। तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें डिफेंस आता है, एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, ठीक है, और एक आपकी होती है दोनों की कंबाइन, जिसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची। तो यहाँ पर यूनियन सूची की, संघ सूची की बात हो रही है यूनियन लिस्ट की, उसमें डिफेंस आता है यूनियन लिस्ट में, फॉरेन अफेयर्स आता है यूनियन लिस्ट में, बैंकिंग यूनियन लिस्ट में है, करेंसी यूनियन लिस्ट में है, और कम्युनिकेशन भी यूनियन लिस्ट में आपका ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यूनियन लिस्ट में क्या क्या हमने यहाँ पर पढ़ा, संघ सूची में रक्षा, बैंक, मुद्रा, संचार और विदेश मामले, ये इसमें सारे आते हैं। अब अगला सवाल है आपके सामने, एलन थॉम्पसन हेरा कौन है। तो पर्सनैलिटी वाला सवाल अभी हमने पहले भी देखा था कि फेमस पर्सनैलिटी को पूछते हैं कि कौन से प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो जो एलन थॉम्पसन हेरा हैं ये एक धावक हैं, यानी कि स्प्रिंटर, ठीक है। उस समय हो सकता है खबरों में हो इसलिए सवाल पूछा गया हो। तो फेमस पर्सनैलिटी एलन थॉम्पसन हेरा जो हैं ये एक धावक यानी कि स्प्रिंटर हैं। और आज के वीडियो का, आज के इस पेपर का हमारा लास्ट सवाल है, अर्थशास्त्र के नोबेल को प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति या पहले भारतीय व्यक्ति भी आप कह सकते हो, जिनका नाम है अमर्त्य सेन। इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम्स में अलग अलग में पूछा गया है। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था, और ये ऐसे पहले एशियाई थे या पहले भारतीय भी आप कह सकते हो, ठीक है। सारी एशियन कंट्री में ऐसे पहले व्यक्ति जिन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला हो अमर्त्य सेन थे। क्लियर हो गई इतनी बात। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने टोटल यहाँ पर 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है, और लगभग 40 मिनट का वीडियो हुआ है।
60 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। सबके टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं कि जो 20 नंबर है कहाँ कहाँ से आपके कवर हो रहे हैं। ठीक है, मेरी तो पूरी कोशिश है और आप भी मेहनत से पढ़ते रहिए और टाइम की बचत करिए। जहाँ से भी आप पढ़ पाओ, बुक्स से अगर आप जल्दी चीज़ें कवर कर पाते हो तो बुक्स का यूज़ करिए। ठीक है, लेकिन किसी भी हाल में आपको पढ़ाई करनी है और सिलेक्शन लेना है, दैट इज़ द मेन पर्पज़। ओके, सो मेन पर्पज़ आपका है सिलेक्शन लेना, है ना, तो उसके लिए पूरी कोशिश करिए। अब DSSB के एग्ज़ाम भी बहुत जल्द आपको कब जून जुलाई अगस्त आ जाएगा पता नहीं चलेगा, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ये PDFs आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लगातार आगे हमारे साथ ऐसे ही तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। 2 दिन में या 3 दिन में एक वीडियो अपलोड होता है, लेकिन कम समय में ज़्यादा कंटेंट और इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको देने की मेरी हमेशा कोशिश रहती है। तो वीडियो अच्छा लगा है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ आप अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।